हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर, हेंस डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, डिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन देम। तो पहले इस क्वेश्चन में हम मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करते हुए इनके बीच का जो रिलेशन है उसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मेटल्स का जो एटॉमिक लेवल पे हम मेटल को थोड़ा समझेंगे। आप जानते होंगे कि मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियरली 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूबिक मीटर में 10⁻28 नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। In the absence of any electric field, these electrons are in a state of continuous random motion due to thermal energy. तो अगर किसी मेटल जो है या कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, मतलब कि कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी सोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स से अगर कनेक्टेड नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन, वो इधर उधर लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी वो मूव करते हैं, उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, पर वो रैंडम मोशन में रहते हैं। और रैंडम मोशन में होते हुए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड भी करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे कि उन सब का वेलोसिटी जो है वो चेंज होता रहता है। अभी जिस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u1 है, तो नेक्स्ट टाइम में u प्लस समथिंग हो जाएगा, कुछ भी होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा कोलिजन की वजह से। तो वो होता रहता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में होता है। और ये जो वेलोसिटी है जिससे कि ये मूव करते हैं, रैंडम मूवमेंट जो होता है, ये वेलोसिटी जो है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये भी बहुत बड़ा एक नंबर है कि ये बहुत तेज, मतलब 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। However, these velocities are distributed randomly. इतनी तेज वेलोसिटी से मूव तो करते हैं, लेकिन ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से इसका कुछ नेट इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये वेलोसिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ऑन द एवरेज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट ट्रैवल कर रहा है, उतना ही राइट भी ट्रैवल कर रहा है। इस तरह से अगर हम देखें कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रैंडम मोशन में अगर मूव कर रहे हैं, तो अगर वो आगे जा रहा है तो कभी पीछे भी आ रहा है और बीच में कोलिजन भी हो रहा है, तो फिर इस वजह से इसका जो नेट जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि u1, u2, u3 एंड सो ऑन, अगर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का, तो रैंडम वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि n है। तो ये सारे वेलोसिटी को हम कैलकुलेशन में नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए जब हम एवरेज इसका निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए मान लेते हैं कि u एवरेज जो है वो u1, u2, u3 प्लस u1 है और डिवाइडेड बाई n है। तो इस सब का एवरेज जो वेलोसिटी आएगा वो हो जाता है 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0। इन सब के वेलोसिटी को ऐड करके जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम डिवाइड करेंगे तो वो वेलोसिटी है 0। तो thus there is no net flow of charge in any direction. तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नेट फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो 0 है। लेकिन अगर इस कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंक्लूड कर देते हैं, मतलब कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये आ जाता है, अगर कोई बैटरी से हम इस कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से अगर कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर इस कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि होगा -e। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो जो फोर्स और जो इलेक्ट्रॉन्स महसूस करेगा वो है -e। इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, और वो है -e डिवाइडेड बाई m, -e डिवाइडेड बाई m। ये एक्सेलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन करेंगे, और इस एक्सेलरेशन की वजह से इसमें वेलोसिटी भी इसके चेंज करेंगे, वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगा।
पहले जो वेलोसिटी ज़ीरो था, पहले इसका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो था, लेकिन अब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि अभी ये फील्ड के इन्फ्लुएंस में है और इस बैटरी की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें अब रैंडम मोशन ना हो करके और एक अलाइनमेंट आ जाएगा और वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और एक्सेलरेशन के साथ साथ उसमें वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड E, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स माइनस E vector E in the opposite direction of E, since an electron has a negative charge and undergoes an acceleration, a vector A given by vector A is equal to force by mass equals to minus E by m। तो जो acceleration होगा वो minus E by m हो जाएगा, where m is the mass of an electron। As the electron accelerate, they frequently collide with the positive metals ion or other ion of the metals। Between two successive collision, electrons gain velocity component in addition to its random velocity। यहाँ पे random velocity जो था वो क्या था, ज़ीरो, उसका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो था, लेकिन उसके अलावा अब जो वेलोसिटी एक और ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ E इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू E। तो और वो जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन होगा इस फोर्स से बिल्कुल ऑपोजिट। However, the gain in velocity lasts for short time and is lost in the next collision। अब ये जो velocity है गेन तो हो रहा है लेकिन वो थोड़े ही टाइम के बाद वो लॉस्ट भी हो जाएगा क्योंकि उसका नेक्स्ट कोलिजन भी होगा। तो एक वेलोसिटी गेन हुआ लेकिन नेक्स्ट कोलिजन के बाद वो वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगा, जितना गेन किया था उतना लॉस भी हो सकता है। At each collision the electron start afresh with random thermal velocity। और हर कोलिजन के बाद में उसका वेलोसिटी चेंज होगा और फिर वो एक थर्मल वेलोसिटी में फिर आ जाएगा, या यूँ कहेंगे थर्मल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। अब हम देखेंगे कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1, अगर थर्मल वेलोसिटी u1 बिफोर कोलिजन u1 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का u1 है, एक्सेलरेट फॉर टाइम τ1 बिफोर इट सफर्स नेक्स्ट कोलिजन। कोलिजन के पहले या नेक्स्ट कोलिजन के पहले तक जो उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 1 है और एक्सेलरेशन जो टाइम है वो नेक्स्ट कोलिजन के पहले का जो टाइम है वो τ1 है, मतलब τ1 के टाइम के बाद उसका नेक्स्ट कोलिजन हो रहा है। तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो फिर देन इट विल अटेन अ वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1। यहाँ a जो है एक्सेलरेशन जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, u1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है जो कि थर्मल वेलोसिटी है, मीन्स कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेलोसिटी था वो u1 है जो कि एवरेज निकला था 0। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर रहे हैं कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं v2। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी v2, v3 एंड सो ऑन। द एवरेज वेलोसिटी vd, अब ये जो v1, v2, v3 ये जो फाइनल वेलोसिटी आ रहा है आफ्टर कोलिजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम फाइंड कर रहे हैं कि vd, v एवरेज, क्योंकि ये सारे वेलोसिटी को हम कैलकुलेशन में नहीं ले सकते, हमें एक वेलोसिटी लेना है एवरेज वेलोसिटी, वो है vd। और ये vd का मतलब ही है कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थर्मल वेलोसिटी नहीं है, ये थर्मल वेलोसिटी से अलग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स में आकर किस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनका वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी है। तो vd इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, vn डिवाइडेड बाई n, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे v1, v2, v3 के लिए हम ये वैल्यू लिखेंगे, u1 प्लस a τ1, u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3, इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज के पुट कर देंगे। अब u1, u2, u3, u1 इसे सेपरेट कर देंगे डिवाइडेड बाई n, प्लस a τ1, τ2, τ3 एंड τ1 डिवाइडेड बाई n, इसे सेपरेट कर दिया और n कॉमन ले लिया। अब हम पहले देख चुके हैं कि u1, u2, u1 प्लस u2 प्लस u3 एट सो ऑन, इसकी वैल्यू, ये जो थर्मल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी एवरेज वैल्यू आती है 0, जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं। और 0 आने के बाद ये हमारे पास बचा a τ, ये जो t1, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, इसके लिए लिखा गया है τ। तो vd इक्वल्स टू a τ, ये निकल के आता है, वेयर τ इक्वल टू
tau1 plus tau2 plus tau3 and so on divided by n is the average time between two successive collision. The average time that elapses between two successive collision of an electron is called relaxation time. तो जो एवरेज टाइम है वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोला गया है, वो है रिलैक्सेशन टाइम, उसी को कहा गया है. फॉर मोस्ट कंडक्टर इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 14 सेकेंड. द वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम इज, इस टाइम के अंदर ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसके अंदर जो वेलोसिटी गेन हुआ वी डी इक्वल्स टू ए टाउ. ए की जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे माइनस ई डिवाइडेड बाई एम टाउ. तो ये निकल के आ जाता है वैल्यू हमारा वी डी का. वी डी इज क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. द पैरामीटर वी डी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मे बी डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर in the opposite direction of externally applied electric field. तो इस तरह से हम वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं. यहाँ पे जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात जो लिखी हुई है, इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो द इलेक्ट्रिक फील्ड एसरेट एंड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कोलिजन. कोलिजन की वजह से एसरेशन तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स में, येट इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी नेट एक्सेलरेशन. This is because the electron keeps colliding with the positive metal ion. The velocity gained by it due to electric field is lost in the next collision. एक collision में अगर velocity gain होता है दूसरे में वो lost हो सकता है, हो जाता है, और जिसके वजह से उसका next इसके वजह से वो उसमें net acceleration add नहीं हो पाता है. As a result, it acquires constant average velocity Vd in opposite direction of E. आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया होगा, और मैकेनिज़्म भी इसका कुछ खास ऐसा मुश्किल नहीं है, और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं इसमें अब होगी आपको. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.